हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन लिए जा चुके हैं। अगर मैं नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो पूरी केमिस्ट्री में जो आपकी क्लास 12 और क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, तो दो एक ऐसे चैप्टर्स जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक तो हो गया केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट के स्टूडेंट्स को ये दो चैप्टर तो बिल्कुल और कतई मिस नहीं करने, बिल्कुल थारोली होना है, बिल्कुल थारोली 100% क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको करके दिखाना है अगर आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सीखा होगा कुछ कंपाउंड के बारे में, जैसे आयनिक कंपाउंड हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में बहुत ही कम डिटेल दिया हुआ है, उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग वहाँ पर नहीं सीखते हैं, तभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर डाला गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जो ज़्यादा डिटेल दिया गया है वो आपका आयनिक कंपाउंड के बारे में और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। अब देखिए भाई, आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं? एक ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, बहुत ही सिंपल। कोवैलेंट कंपाउंड होते क्या हैं? कोवैलेंट कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड जिनमें से कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या है? एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। ठीक है, जिसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने के पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है। अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आप ध्यान दीजिए भाई, एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एडिशन से तो बहुत ही क्लियर हो गया, कुछ ना कुछ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि कुछ एटम्स होते हैं उनको कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा। अगर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूँ तो ये कंपाउंड्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल, और ये हो गया आपका सिंपल सॉल्ट्स, बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। दे आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट क्या है भाई? ये आयनिक कंपाउंड है जो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी के सभी आपके सिंपल सॉल्ट हो जाते हैं। तो मतलब है कि अगर आपको एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाना है तो आप ये सिंपल सॉल्ट को एक से अधिक या टू या मोर देन 2 सॉल्ट को लेकर के कंबाइन कर दीजिए, तो आपको एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिल जाएगा। अब देखिए कंबाइन कैसे करते हैं, इनको कंबाइन कैसे करना है। अब देखिए भाई ये चीज़ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 सिंपल सॉल्ट ले लिए, ये आपके 2 सिंपल सॉल्ट हैं और एक कंटेनर में इनको मैंने डाल दिया। ये सॉल्ट डिफरेंट है, ये सॉल्ट डिफरेंट है, और दोनों कैसे सॉल्ट हैं? सिंपल सॉल्ट हो गए। अब देखिए भाई, मैं इसकी हीटिंग कर रहा हूँ, इतना हीटिंग करता हूँ कि ये सॉलिड फॉर्म में, सॉल्ट तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में दिए हुए हैं। हम इसकी इतनी ज़्यादा हीटिंग करते हैं कि इनका हो जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता है क्या भाई? सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में, जैसे कैम्फर का सब्लिमेशन होता है। तो यहाँ पर होता क्या भाई? यहाँ पर हम इनको सब्लाइम कर देते हैं, सब्लिमेशन लिख देता हूँ भाई, एक सब्लिमेशन प्रोसेस किया जा रहा है। इतना ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहे हैं कि ये दोनों जो सॉल्ट हैं, कैसे सॉल्ट हैं? सिंपल सॉल्ट है, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी वेपर्स बन जाती है। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो ए सिंपल सॉल्ट था और ये जो बी सिंपल सॉल्ट था, इनकी वेपर्स यहाँ पर रहेंगी, तो वेपर क्या करेंगे? मिक्स होने लगेंगे, एक दूसरे में मिक्स होने लगेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या होता है भाई? ये वेपर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों सेपरेट हैं, परंतु जब हम इतना हीट करते हैं, जब इनका सब्लिमेशन होता है, तो इनकी वेपर्स एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं।
अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं भाई, कूलिंग। अब इतना ज़्यादा कूलिंग कर देते हैं कि यहाँ पर होने लगता है कंडेंसेशन, ठीक है भाई। या एक पार्ट बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या है भाई कि किसी सब्सटेंस को कूलिंग करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आप कूलिंग करते हैं, मतलब है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या करना है, डाउन करना है, ठीक है। तो ये वेपर कंडेंस होकर के सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं। तो यहाँ पर ए एंड बी अब आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। अब देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पर ये दोनों सॉल्ट डिफरेंट हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने सब्लाइम कर लिया, फिर इसके बाद में यहाँ पर कंडेंस कर लिया, कंडेंस करके ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। यही पार्ट तो है भाई। एडिशन का मतलब क्या है, दो या अधिक सॉल्ट लेकर के कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। या सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 एटम्स कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे H एटम और यहाँ पर H2 बन गया, सिंपल पार्ट हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये H एटम हो गया, ये H एटम, दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, H2। बस यही कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो एक बड़ा सा कंपाउंड मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में, इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलेंगे। इसको सॉल्ट भी बोल सकते हैं, एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट, क्योंकि भाई सॉल्ट से ही बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट पार्ट, ये जो आपका एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज के अंतर्गत इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है भाई। इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक हो गया आपका डबल सॉल्ट, ठीक है। और एक जो दूसरा होता है ये आपका हो जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। या इसको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये पार्ट हो गया। इसको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं। एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक डबल सॉल्ट और यहाँ पर हो गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है भाई। इसको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। अब देखिए भाई, यहाँ से आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम स्टडी करना शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझ लेते हैं। क्योंकि हमें डिफरेंशिएट तो करना आना चाहिए भाई। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये इससे क्यों डिफरेंस है, इनका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में क्यों किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं डबल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर इसके बाद में यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका डबल सॉल्ट, ठीक है भाई, डबल सॉल्ट। अब ध्यान दीजिए भाई, डबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि ये फॉर्म किया गया बाय यूजिंग 2 सॉल्ट, 2 सॉल्ट को कंबाइन करके डबल सॉल्ट बना लिया, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, जब डबल सॉल्ट को आप वाटर में डालेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। सॉल्ट को जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जैसे कुछ सॉल्ट होते हैं, ठीक है, वाटर में डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, दे आयोनाइज इनटू आयंस, या यहाँ पर कंप्लीटली कर सकते हैं, दे आयोनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से वाटर प्रेजेंट है या वाटर में ये कंप्लीटली 100% आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब है कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई। एक दूसरा पार्ट, दे लूज दियर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये पार्ट हो गया, एक सेकेंड सेंटेंस हो गया। चलिए इन दोनों पॉइंट को मैं जस्टिफाई कर देता हूं। अब देखिए, ग्रुप
17 एलिमेंट्स में जब हम हैलोजेंस के ऑकरेंस के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए थे जो डबल सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहे थे या डबल सॉल्ट हैं, जैसे कार्नेलाइट हो गया, फ्लोरस्पार हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपके डबल सॉल्ट ही होते हैं। और यहाँ से हम हेलोजेंस जैसे क्लोरीन हो गया, यहाँ से अगर आप फ्लोरस्पार के बारे में बात करें तो यहाँ से फ्लोरीन आपको मिल जाएगा, फ्लोरीन। अगर मैं कार्नेलाइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आपको क्लोरीन अधिक से अधिक मात्रा में मिल जाएगा। तो देखिए कार्नेलाइट का अगर मैं केमिकल फार्मूला लिख देता हूँ तो KCl हो गया, ये हो गया MgCl2 हो जाता है और ये हो गया आपका 6H2। ये होता है केमिकल फार्मूला ऑफ कार्नेलाइट, ठीक है भाई। इसमें कितने सॉल्ट दिए हुए हैं? 1 सॉल्ट और ये सेकेंड सॉल्ट, 2 सॉल्ट दिए, इसी वजह से ये हो गया डबल सॉल्ट। ये क्रिस्टल फॉर्म में डला हुआ है, ठीक है भाई। अगर जब आप इसको वाटर में डाल करके डालेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा। क्या ये आयोनाइज हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। क्या ये आयोनाइज होगा? आयोनाइज होगा भाई। ये कितने आयन से देगा? ये खासतौर से पोटेशियम आयन दे देगा, ठीक है, और ये आपका क्लोराइड आयन दे देगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बारे में बात करें तो ये भी आपका क्लोराइड आयन देगा और ये मैग्नीशियम आयन देगा, Mg2+ आयन। ये हो गया भाई। अगर आप देखें तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हम ये चीज़ बैलेंस करने के बारे में नहीं बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। ये पार्ट हो गया। इसमें जितना भी सॉल्ट डला है ये 100% आयोनाइज होकर के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर सॉल्ट है, इधर सॉल्ट नहीं है, इधर आयंस है। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है दे आयोनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस दिया है दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर सॉल्ट नहीं है, यहाँ पर आयंस है। इसका मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्ट की आइडेंटिटी है ये चली जाती है, ये गायब हो जाती है। That's why they are not able to maintain their identity in aqueous solution। ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, ये जो इसका aqueous solution ऑफ कार्नेलाइट है, इसमें अगर आप पोटेशियम आयन का टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वाई? बिकॉज पोटेशियम आयन इज प्रेजेंट। क्लोराइड आयन का, मैग्नीशियम आयन का अगर टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि ये आयंस इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस ऐड कर सकता हूँ, in aqueous solution if potassium ion test is conducted it gives positive result। ये पार्ट हो गया। तो डबल सॉल्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। बहुत ही इजी इन्फॉर्मेशन है। ये आयोनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में, ये इनकी आइडेंटिटी चली जाती है। और जो आयंस हो गए उनके बारे में अगर आपने टेस्ट कंडक्ट किया तो ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में? कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं डिटेल मेंशन करूँगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में और आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिए कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। दोनों सॉल्ट से ही बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इसको जैसे मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं जब वाटर में डालते हैं तो दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली या 100% ये आयोनाइज नहीं होते हैं। इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होती है। डबल सॉल्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाती है क्योंकि 100% ये आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहती है भैया? 100% हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये पार्ट हो गया। तो अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना भाई, ये अपोजिट हो गया। कोऑर्डिनेट कंपाउंड डबल सॉल्ट के अपोजिट में चला गया।
डबल सॉल्ट 100% आयोनाइज, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये आयोनाइज ही नहीं होते, कंप्लीटली नहीं आयोनाइज होते, मतलब ये पार्शली आयोनाइज हो जाते, पार्शली कुछ पार्ट इनका आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मतलब है कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस देन 1। ठीक है भाई, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ये पार्ट हो गया भाई, बहुत ही सिंपल पार्ट। चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और यहाँ से पार्ट ये बहुत क्लियर हो जाएगा। लीजिए मैंने एक कंपाउंड ले लिया, CN6 हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने K4 डाल दिया। अब देखिए भाई, ये कंपाउंड जो दिया हुआ है डबल सॉल्ट के केस में जो मैंने लिया हुआ था, कौन सा लिया था, कार्नेलाइट के केस में, तो ये आपका उस कंपाउंड से डिफरेंट है, डिफरेंट भाई। इसमें क्या लगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, या कोऑर्डिनेट ब्रैकेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट बोलते हैं। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इस कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसी डली है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती है, उसका कभी भी आयोनाइजेशन नहीं होता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ये स्पीसीज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका साइनाइड आयन है, दिख तो रहा है साइनाइड आयन सिंस, परंतु ये आयंस इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर डला हुआ है, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर डला हुआ है, इस वजह से इसका डिसोसिएशन कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ये पार्ट जस्टिफाई हो जाती है। दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। रीजन क्या होता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ब्रैकेट रहेगा, जितने भी आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ेंगे उनमें कोऑर्डिनेट ब्रैकेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यही पार्ट है, अगर इस कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर चाहे ढेर सारी स्पीसीज डली हुई हो, डजंट मैटर, उनके साइज और उनके शेप से कोई लेना देना नहीं है, ये कभी भी आपका डिसोसिएट नहीं होगा, डजंट मैटर कितना ही अच्छा आयन से डला हो। ठीक है भाई, ये पार्ट, इसके अंदर का पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा, आउट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ब्रैकेट जो अदर पार्ट है आउटर साइड में वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी ब्रेकिंग केवल यहीं से पॉसिबल है, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से कभी भी पॉसिबल, अगर आप सोचें नहीं ये पार्ट ब्रेकिंग यहाँ से नहीं होगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए इसको जब आप वाटर में डालेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये आपका पोटेशियम आयन देगा एक्वस, और एक दूसरा पार्ट है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया भाई, FeACN पावर होल 6, यहाँ पर हो गया 4-, ये पार्ट हो गया, ये भी आपका एक्वस ही है, वाटर में डाल दिया। ये पोर्शन यहाँ पर सेम डला हुआ है, so that's why they do not lose their identity, इनकी आइडेंटिटी स्टिल मेंटेन रहती है कहीं ना कहीं, they do not lose their identity completely in aqueous solution, ऐसा बोल सकते हैं। ये पोटेशियम आयन दे दिया यहाँ पर और ये आपका दे दिया यही पार्ट, क्योंकि ये पार्ट तो ब्रेक होने वाला नहीं। तो ये चीज़ दिमाग में रखें, यहीं कोई भी स्पीसी अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर डली हुई है, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर डली हुई है, तो कभी भी वो ब्रेक नहीं होगी। तो यही रीज़न है यहाँ पर, ये एक विरोधाभास हो जाता है, जैसे एक डबल सॉल्ट के अपोजिट में चला जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहीं से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए भाई, इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप देखें साइनाइड आयन प्रेजेंट है, परंतु इसका सेंस इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, आयन नहीं प्रोड्यूस किया गया। तो इसमें अगर आप साइनाइड आयन का टेस्ट कंडक्ट करेंगे इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये ऐसा शो करेगा कि इसमें साइनाइड आयन प्रेजेंट ही नहीं है। रीजन क्या है, ये कंबाइंड फॉर्म में। हाँ, पोटेशियम आयन का अगर टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। ठीक है भाई, तो पार्शली ये डिसोशिएट होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, और इसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इसकी एक्वस सॉल्यूशन में बनी रहती है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हो गया। चलिए अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। इन कंपाउंड को डिस्कस करने के पहले इनसे रिलेटेड हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग अपना चैप्टर ये कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड,
कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ले लेता हूँ Fe, ये हो गया मान लीजिए NH3 हो गया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया Cl2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा। अगर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया, तो ये पहले तो भी बोल चुका हूँ मैं, इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखिए ये जो आपका मेटल दिया हुआ है, ये मेटल, ठीक है, इसको आप बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। यही एक सेंट्रल मेटल एटम है जिससे आपके अदर ग्रुप्स अटैच होते हैं इनसाइड कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप CMA भी बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम से, आप एटम्स बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ एटम्स कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, उनको आप बोलेंगे लिगेंड। चलिए यहाँ पर लिख सकता हूँ लिगेंड्स। लिगेंड्स होता क्या है, ये आप एटम्स बोल सकते हैं, ये हो गया एटम्स हो गया, या मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। तो जो बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसको आप बोलेंगे लिगेंड्स। ठीक है, तो इतना पार्ट न बोलने की जगह आप यही पार्ट यूज करेंगे, लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। ठीक है भाई, अच्छा, इसके बाद में ये जो बाहर एक दिया हुआ है आउट ऑफ कोऑर्डिनेट ब्रैकेट, इसको आप बोलेंगे काउंटर आयन। ये हो गया आपका काउंटर आयन हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये काउंटर आयन, देखिए ये अगर इस पार्ट को अगर यहाँ से आप ब्रेक करेंगे भाई, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये -1 हो गया और ये +2 हो जाएगा। अगर चार्ज अगर आपको निकालना, अगर मैं आपको Al2O3 देता हूँ तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे ना, तो ये +3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें ये 1 है, ये 2 है, तो 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, काउंटर आयन। और अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये काउंटर आयन। इस वजह से आप इसको बोलेंगे काउंटर आयन। ये हमेशा ब्रेक होकर के काउंटर आयन ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। चलिए अब इसके बारे में हम, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की हुई है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सेंट्रल मेटल एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब ये होता क्या है, CMA, जो आपका CMA हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इट इज एन एटम which accepts electron pairs। इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा पेयर में एक्सेप्ट करेगा। जैसे लोन पेयर हो गया। एक नेगेटिव चार्ज भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है भाई, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि HCl दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऐसे पुल करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपके ये केमिकल बॉन्ड दिया हुआ है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल करके चला जाएगा। तो इसको आपने देखा होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं Cl, और ये हो गया ये डॉट डॉट। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H+ हो गया, Cl- हो गया, एक ही बात। तो सिंस ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आकर के इसमें चले जाते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन पेयर का। 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ऐसे। ठीक, तो इट इज एन एटम व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये पार्ट हो गया भाई। अब देखिए शुरुआत में मैंने बोला हुआ था कि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स होते हैं इस कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर, जितने भी यहाँ पर लिगेंड्स हो सकते हैं भाई, यहाँ पर हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6
कितने भी लिगेंड्स हो जाते हैं, वो सभी के सभी लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आयोनाइजेशन नहीं होता है। इसी वजह से मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि ये पार्ट आपका ब्रेक नहीं होता है। वाई? बिकॉज क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो लिगेंड्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स है, इनके बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी वजह से ये ब्रेक नहीं होते। तो यहाँ पर होता क्या भाई, इट इज एन एटम व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे अगर इस पार्ट को आप समझना चाहें तो जैसे मान लिया जाए कि ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया लिगेंड्स, लिगेंड के पास में तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो लोन पेयर होगा, लोन पेयर हो गया भाई, ठीक है। ये लोन पेयर आपका इसको डोनेट करेगा, तो जिस साइड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी तो उस साइड हम एरो बना देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सीखा होगा। अब होता क्या है यहाँ पर, देखिए m हो गया, सिंस m एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है इस पार्ट का। मैं इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, द स्पीसी विच इज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। मतलब अब देखिए नाइट्रोजन दिया भाई, लोन पेयर होगा इसके पास में, ये तो लोन पेयर हो गई, ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया। जैसे एक कंपाउंड मैंने लिया हुआ था, यहाँ पर Fe ले लिया और ये CN6 हो गया और यहाँ पर K4 लिया था। याद है ये कंपाउंड लिया हुआ था मैंने, ठीक है, जब मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके पास में क्या होता है, साइनाइड आयन के पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी तो आपका एक तरह से वन लोन पेयर ही होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देंगे इसको। तो ये आकर के इसको डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब है कि इस पार्ट में ये पार्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा, आई बिलीव सबको, कि ये पार्ट क्यों नहीं ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पर रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं तो खास तौर से पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट को ही यूज किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम। ये वही होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, खास तौर से सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में रहते हैं मोस्टली 99.9% केसेज में। कुछ केसेज और भी मिलेंगे, जैसे पी ब्लॉक के भी मिल जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर में। अभी आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो परसेंटेज रहता है तो यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं। और ये रीजन क्या होता है, अब देखिए भाई, रीजन क्या होता है कि जो डी ब्लॉक, यहाँ पर कहीं तो एक सेंटेंस में डाल देता हूँ, इन जर्नल डी ब्लॉक एलिमेंट्स act as CMA, ये पार्ट हो गया। CMA शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं इस पार्ट को मैं मेंशन कर देता हूँ। रीजन ये होता है कि खास तौर से जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका होता है स्मॉल साइज, ठीक है। ये होता है स्मॉल साइज, हो गया स्मॉल साइज होता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फिट हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। और एक दूसरा पार्ट होता है हाई न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ये हो गया हाई न्यूक्लियस बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है। ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हैं। मोर चार्ज मोर अट्रैक्शन, तो ये पार्ट ये हो गया। तो इनमें से ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनमें से अगर आप देखें एटॉमिक नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अगर आप भूलना चाहें भूल जाइए, इस पार्ट को कभी मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये खास तौर से ये सेंट्रल मेटल एलिमेंट की तरह काम करते हैं। रीजन क्या होता है, अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर स्कैंडियम ले लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 हो जाएगा, ठीक है भाई।
ये जो आपका S का है ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें अगर आप D के केस में देखें तो कितने बॉक्सेज होते हैं भाई, 5 हो जाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इसमें डाल देते हैं, अब बाकी पार्ट आपको खाली पड़ा हुआ है। तो ये आसानी से इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही रीजन होता है कि इनमें वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड अदर लिगेंड्स के साथ में बना सकते हैं। ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है सेंट्रल मेटल एटम का। इन जनरली क्या होता है भाई, डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेंट्रल मेटल एलिमेंट की तरह काम करते हैं। रीजन क्या होता है, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। किनसे, लिगेंड्स से। लिगेंड्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद में हम लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया लिगेंड्स, ठीक है। दे आर एटम्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which donate electron pair to central metal atom, central metal atom, ये CMA हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए भाई, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो लुईस एसिड, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, क्या हो गया, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टन लौरी, एसिड एंड बेस, देख लीजिए भाई, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई, जो लिगेंड्स होते हैं इनके पास में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, 5, 6, 7 भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द डोनर साइट अवेलेबल इन लिगेंड्स इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। बेस्ड on the donor site present in ligands, they are classified sorry, in the following ways। इन द फॉलोइंग ये वेज, ठीक है भाई। एक दूसरा पार्ट, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है, डेंटिसिटी बोलते हैं भाई, डेंटिसिटी, ठीक है। ये हो गया डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डोनर साइट इन लिगेंड्स। डेंटिसिटी क्या होता है भाई, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डोनर साइट। अगर एक ही डोनर साइट है, डोनर साइट का मतलब क्या है, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो मतलब है कि अगर किसी लिगेंड के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसे आप बोलेंगे यूनिडेंटेट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है डाइडेंटेट या बाइडेंटेट भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, लाइक दैट। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिडेंटेट, ठीक है, यूनिडेंटेट हो गया। यूनिडेंटेट उन लिगेंड्स को बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है भाई। ये एक डोनर साइट बोल सकते हैं, ये वन डोनर साइट ऐसे बोल देते हैं। चलिए एक डोनर साइट ही लिख देते हैं, ये समझ जाइए, 1 डोनर साइट। अगर हम डाइडेंटेट के बारे में बात करते हैं, डाइडेंटेट, तो इसके पास में 2 डोनर साइट हो जाएंगे। 2 डोनर साइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर देंगे, ठीक है भाई। अगर मैं ट्राइडेंटेट के बारे में बात करता हूँ, ट्राइडेंटेट तो ये क्या करेगा, 3 डोनर साइट, ठीक है।
Similarly, we have tetradentate, pentadentate, हेक्साडेंटेट या हेप्टा बोल सकते हैं, हेक्सा लिख देते हैं, हेक्साडेंटेट और हेप्टाडेंटेट। ये हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर साइट लिगेंड्स को आप इतने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है भाई, इस पार्ट में आप इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इनको नाम को देख करके आप बता सकते हैं कि इस लिगेंड में कितनी डोनर साइट हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये सभी लिगेंड्स, तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखें। जो हम लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं, तो लिगेंड्स खासतौर से ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और ये आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं उन लिगेंड्स के बारे में जो आपके यूनिडेंटेट कैटेगरी में आते हैं और उनके पास में केवल एक ही डोनर साइट होता है। फिर इसके बाद में हम उन लिस्ट ऑफ लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे जो डाइडेंटेट की तरह काम करते हैं। फिर इसके बाद में हम ट्राइडेंटेट के बारे में बात करेंगे और उनमें से ये भी देखेंगे कि उनके पास में लोन पेयर एज ए डोनर साइट है या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एज ए डोनर साइट है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब यूनिडेंटेट के बारे में। यूनिडेंटेट में जितने भी लिगेंड्स आते हैं जिनके पास में केवल एक ही डोनर साइट है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में, उन नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में जिनके पास में केवल एक ही डोनर साइट होता है। मतलब कि यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड्स में जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं जिनके पास में केवल एक ही डोनर साइट होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये ले लिया मैंने यूनिडेंटेट लिगेंड्स, और यूनिडेंटेट लिगेंड्स में जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स है, खासतौर से नेगेटिव लिगेंड्स इनके पास में केवल एक ही डोनर साइट होगा। अब ध्यान दीजिए भाई, नेम हो गया, फार्मूला हो गया, चार्ज हो गया, डोनर के एटम कितने हो सकते हैं, नेम इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कि अगर ये आयन्स प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो इन आयन्स की नेमिंग कैसे करेंगे। जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड करेंगे तो ये पार्ट आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए साइनाइड आयन हो गया, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Cn-, ये हो गया, ये तो कॉमन आयन हो गया भाई। इसमें चार्ज कितना है 1, इसमें से जो डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा ये हो गया आपका कार्बन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ये कार्बन, इसमें कार्बन नाइट्रोजन नहीं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, जब इस साइनाइड आयन को आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नेमिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे आप साइनो या साइनिडो। ठीक है, साइनो या साइनिडो, साइनाइड आयन नहीं बोलेंगे। ये कॉमन जो कॉमन सॉल्ट होते हैं या सिंपल सॉल्ट होते हैं उसमें से आप साइनाइड आयन का नेमिंग करते हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। ठीक है भाई, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अगर यही सेम साइनाइड आयन दिया है तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, या तो साइनो बोलेंगे या तो साइनिडो बोलेंगे। इस चीज़ आप दिमाग में रखें। सिमिलरली हैलाइड आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं भाई। ये देखिए क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन का चार्ज कितना होता है 1, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं वही एक डोनर एटम की तरह काम करते हैं, एक ही डोनर साइट है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, हैलाइडो। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइडो, अगर ब्रोमाइड आयन है तो ब्रोमाइडो, फ्लोराइड आयन तो फ्लोराइडो, ऐसे करेंगे भाई। अब देखिए नेक्स्ट है आपका हाइड्राइड आयन। आप ध्यान दीजिए भाई, एक होता है आपका हाइड्रोजन आयन H+ आयन और एक होता है आपका हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन आप लोगों ने सीखा होगा, जब आपका शिफ्टिंग होता है ना भाई, रीअरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हाइड्राइड आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। और हाइड्रोजन आयन जो होता है भाई H+ आयन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड आयन के बारे में, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये आपका लुईस पेज की तरह काम करेगा। अब देखिए हाइड्राइड आयन क्या होता है, इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज, कौन सा एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। और इसकी जब आप नेमिंग करेंगे किसमें से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो इसको आप बोलेंगे हाइड्रिडो। आप ये चीज़ दिमाग में रखें। नाइट्रो सेम रहता है, NO2-, इसका केमिकल फार्मूला हो गया -1 चार्ज। इसमें से जो डोनर एटम डोनेट करेगा तो आपका ये क्या रहेगा, नाइट्रोजन, और ये सेम रहेगा नाइट्रो। अब देखिए भाई नेक्स्ट हो गया नाइट्राइट। नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट क्या होता है,
जैसे सोडियम नाइट्राइट, ठीक है भाई, तो ONO, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ये है आपका नाइट्रो, ये हो गया आपका नाइट्रेटो। दोनों में अगर आप देखें तो एक ही नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे क्या हो जाता है, डोनर एटम डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए इसके केस में डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, बट इसके केस में डोनर एटम क्या है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, -1 चार्ज है। और इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। अगर ये आपका दिया इस फॉर्म में दिया होगा भाई, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि NO2 आपका नाइट्रो हो गया, नाइट्रेटो होगा। अगर ये दिया होगा तो यही केमिकल फार्मूला मिलेगा, अगर ये दिया है तो यही केमिकल फार्मूला मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेटो, ठीक है। नाइट्रेटो को आप ये आर्थो या O नाइट्रो भी बोल सकते हैं। इसके बाद में नाइट्रेट आयन हो गया भाई, तो नाइट्रेट जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, तो NO3- हो गया, -1 चार्ज हो गया, N इज द डोनर एटम हो गया, और इसको आप बोलेंगे नाइट्राइटो। ये भी नाइट्राइटो और ये भी आपका नाइट्राइटो, परंतु इसके केस में ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, नाइट्राइटो। अब देखिए भाई, इसके बाद में हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन, बहुत ही सिंपल, -1 चार्ज दिया है, ऑक्सीजन विल बी द डोनर एटम हो जाएगा, और इसको हाइड्रोक्सो बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। अब देखिए भाई, नेक्स्ट दिया है एमाइड आयन। एमाइड आयन ये आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पड़ा होगा भाई, ये NH2 प्राइमरी अमीन में यूज करते हैं। अगर 2 नाइट्रोजन है तो प्राइमरी में चला जाएगा, 1 नाइट्रोजन है तो सेकेंडरी में चला जाएगा, हाइड्रोजन एक भी अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में नहीं है तो वो टर्सरी अमाइन में चला जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन, तो इसको अमाइड आयन बोलते हैं। NH2 इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें जो डोनर एटम होता है नाइट्रोजन होता है, इसको बोलेंगे अमाइडो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। इसके बाद में दिया थायोसाइनेट आयन, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, -1 चार्ज होता है, डोनर एटम कौन सा होता है, सल्फर होता है। इसके बाद में इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। अब इसके बाद में आइसोथायोसाइनेटो है ना, आइसोथायोसाइनेट आयन दिया हुआ है, इसका केमिकल फार्मूला दिया है, -1 चार्ज दिया है, एंड ये नाइट्रोजन। अब देखिए भाई, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसमें आपका सल्फर डोनर एटम हो जाता है, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। इसके बाद में एसीटेट आयन दिया है, बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया, ये मालूम है, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, ठीक है भाई, इसको बोलेंगे एसीटेटो। अब देखिए भाई, जो कॉमन आयन्स दिए हुए हैं हम लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इनकी कैसे नेमिंग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जितने भी कॉमन आयन्स दिए हैं उनमें से लास्ट में जो आपका ई दिया हुआ है, तो ई को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, ओ से रिप्लेस कर दीजिए आप। जितने भी ई दिए हैं तो उनको आप रिप्लेस कर देंगे ओ से। तो जैसे अब देखिए, साइनाइड आयन दिया तो ई को रिप्लेस करेंगे तो ओ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइनिडो। ये साइनो है, साइनिडो आ गया, ठीक है। ये हाइलाइडो, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रेटो। नाइट्रो इसमें ही तो नहीं है तो सेम रहेगा भाई, नाइट्रेटो, बहुत ही सिंपल, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सीडो, या इसको हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो बोल देते हैं, हाइड्रोक्सो शॉर्ट फॉर्म में, हाइड्रोक्सीडो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके बाद में अमाइडो, इसके बाद में थायोसाइनेटो, ऐसे ही बहुत सिंपल होगी ना भाई, इसको पार्ट को मेमोराइज करने के लिए। ये तो पार्ट हम लोगों ने बहुत बार सीखा हुआ है, केमिस्ट्री का अगर स्टूडेंट्स है तो ये पार्ट तो बहुत ही कॉमन चीज़ है आप लोगों के लिए। परंतु जब इन्हीं आयंस को जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नेमिंग करेंगे तो कैसे आप इनको चेंज करना है, ई की जगह लास्ट में ओ लगा देंगे, जैसे आपका थायोसाइनेटो, एसीटेटो, एसीटेट आयन दिया तो ई की जगह ओ लगाएंगे, एसीटेटो। ये पार्ट हो गया। कुछ और भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जो यूनिडेंटेट की तरह काम करते हैं, खासतौर से जिनके पास में एक ही डोनर साइट होता है, तो उनके बारे में भी मैं मेंशन कर देता हूँ। यूनिडेंटेड लिगेंड्स में जो भी आपके अदर्स नेगेटिव लिगेंड्स हैं जिनके पास में केवल एक ही डोनर साइट होता है, उनके बारे में उनका लिस्ट भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हो गया ऑक्साइड आयन, O2-, बहुत ही सिंपल हो गया। केमिकल फार्मूला ऑक्साइड आयन क्या होता है भाई, O2-, -2 चार्ज हो गया, डोनर साइट, ऑक्सीजन एक ही एटम हो गया, और इसको आप बोलेंगे ऑक्सीडो नहीं ऑक्सो बोल देंगे, ऑक्सो, छोटा सा ऑक्सो। यहाँ पर अगर आप देखें पराक्साइड आयन दिया, पराक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में -1 चार्ज होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिया है तो -2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर -2 चार्ज ऑक्सीजन रहेगा डोनर एटम, और पराक्सो बोल देंगे, ई हटाएंगे और ओ लगा देंगे, पराक्सो हो जाएगा। इसी तरह से सल्फाइड आयन दिया तो सल्फाइडो हो जाएगा, सल्फेट आयन दिया तो ये क्या हो गया भाई, सल्फाइट दिया, सल्फाइट, ये सल्फाइड आयन के बारे में हो गया, सल्फाइडो हो गया। और ये आपका सल्फाइट दिया, सल्फाइट की जगह आपका क्या हो जाएगा, सल्फाइटो, ये केमिकल फार्मूला मैंने दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ है। सल्फेट दिया, सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा, सल्फेटो, फिर इसके बाद में दिया हुआ है थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन में क्या करेंगे, ई की जगह
ओ लगा देंगे, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस आयन की नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा थायोसल्फेटो। इसके बाद में कार्बोनेट आयन, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CO3 -2 ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, यहाँ पर हो जाएगा कार्बोनेट आयन से बन जाएगा कार्बोनेटो। और ये लास्ट में दिया आपका इमाइड आयन, इसका केमिकल फार्मूला -NH2- हो गया, -2 चार्ज दिया, इसमें जो डोनर एटम होता है नाइट्रोजन होता है, और ई की जगह आप लगा देंगे ओ, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो इसे आप बोलेंगे इमाइडो। अमाइडो होता है आपका, एक चीज़ दिमाग में रखें हैं, इसके पहले जो लिस्ट शेयर किया था, अमाइडो क्या हो जाएगा भाई, NH2-। इमाइडो क्या हो जाएगा, NH2-, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं, जिनके पास में 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम, ठीक है भाई, 2 डोनर एटम होते हैं। तो बाइडेंटेट में जितने भी आपके नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट है डाइडेंटेट। डाइडेंटेट में जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, मतलब है कि जिनमें से 2 डोनर साइट रहेगा, 2 डोनर एटम रहेगा, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में, जिनके पास में केवल एक ही डोनर साइट है। अब देखिए भाई, डाइडेंटेट 2 डोनर साइट, अब ध्यान दीजिए भाई, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में सीखा होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ऑक्जेलेट आयन COO और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। टोटल चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज -2। अब देखिए इसमें कितना डोनर एटम है, 2 डोनर। हम डाइडेंटेट के बारे में बात करें, इस वजह से 2 ऑक्सीजन एटम दिए हैं, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, इसी वजह से आप इसको बोलेंगे डाइडेंटेट, जिसके पास में 2 डोनर एटम है, 2 डोनर साइट है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेंगे, ठीक है भाई। वही सेम पार्ट हो गया, अगर इसकी आप इस आयन की नेमिंग करेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो इसकी नेमिंग क्या हो गया, ऑक्जेलेटो, ई की जगह आप ओ लगा देंगे, बस ऑक्जेलेटो हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइसिनेट आयन। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें से एक शॉर्ट फॉर्म OX, ठीक है, OX दिया रहता है, OX दिया है, तो समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हो जाते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स में अगर नेमिंग या केमिकल फार्मूला बहुत बड़ा हो जाता है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन को OX के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ग्लाइसिनेट आयन को किस में, GLY, ये शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में रखें। कभी कभी आपको ये आयन, ये केमिकल फार्मूला नहीं मिलेगा, इस केमिकल फार्मूला की जगह पर आप रख देंगे GLY, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में GLY मेंशन करके आएगा, तो उस वक्त आपको केयरफुल रहना है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये GLY का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका ग्लाइसिनेट आयन, और इसका केमिकल फार्मूला ये होता है। इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -1, परंतु इसमें जो डोनर साइट है 2 डोनर साइट, एक नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर लगा हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहाँ से डोनेट करेगा, इसी वजह से ये आपका डाइडेंटेट की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया, इसका वो इसी पार्ट में डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जीम आयन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जीमेटो। अब इसके बाद में केवल यही एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में डाइडेंटेट में जो आपको पढ़ने हैं। ट्राइडेंटेट में कोई भी नेगेटिव लिगेंड्स नहीं है, टेट्राडेंटेट में कोई भी नेगेटिव लिगेंड्स नहीं है। अब सीधे आते हैं हम पेंटाडेंटेट में, ये हो गया आपका पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट का मतलब क्या है कि इसके पास में 5 डोनर एटम होंगे, 5 डोनर एटम, 5 डोनर साइट हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए भाई, ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेट आयन, ट्राई एसीटेट आयन, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, EDTA और -3, केमिकल फार्मूला ये दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इथाइलिन डाईअमाइन और कितना ट्राई एसीटेट हो गया 1 2 3, ये 3 एसीटेट आयन दिया ना, ट्राई एसीटेट आयन हो गया भाई। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 3 -3। अब इसमें डोनर साइड देख लेते हैं, ये 3 ऑक्सीजन हो गए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और ये 2 नाइट्रोजन हो गए जिनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी आपके, तो टोटल क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। इसी वजह से आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में इसको रखा गया है, क्योंकि इसके पास में 5 डोनर साइट है। अब देखिए नेमिंग अगर इसकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई की जगह नहीं, सॉरी, यहाँ पर लास्ट में देखिए, लास्ट में ई की जगह ओ लगा देंगे, तो सिंपल पार्ट हो गया क्या, इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेटो।
एसीटेट आयन दिया है तो एसीटेट आयन की जगह ये हो जाएगा एसीटेटो। बहुत ही सिंपल पार्ट। अब देखिए बाद यही एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में और दूसरा जो आपका हेक्साडेंटेट में आता है, ठीक है, हेक्साडेंटेट में जो लिगेंड्स आता है जो नेगेटिव लिगेंड्स होता है, तो यहाँ पर हेक्साडेंटेट में क्या इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, यहाँ पर ट्राई एसीटेट, दोनों ऑलमोस्ट सेम है परंतु इसमें डिफरेंस क्या है, ये ट्राई हो गया, ये टेट्रा हो गया, मतलब इसमें से फोर एसीटेट आयन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया भाई, यहाँ पे ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम, ये पार्ट, इसमें 3 एसीटेट आयन, इसमें 4 एसीटेट आयन, मतलब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे एज ए डोनर एटम, और ये 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया 6। इसी वजह से इसको आप रखेंगे किसमें, हेक्साडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिगेंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब वही नेमिंग करेंगे भाई, लास्ट में जो आपका एसीटेट दिया है तो ई की जगह ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, इसमें ट्राई एसीटेटो, इसमें टेट्रा एसीटेटो। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स आपको पढ़ने थे उनका डिटेल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए अब इसके बाद में 2 और टाइप के नेगेटिव लिगेंड्स बचे हुए हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव लिगेंड्स और फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। पॉजिटिव लिगेंड्स आपके बहुत ही रेयर होते हैं, जो आपके पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं। मेन जो लिगेंड्स आपको पढ़ने हैं या तो न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ने हैं या तो आपको नेगेटिव लिगेंड्स पढ़ने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स यूनिडेंटेट में जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब है कि यूनिडेंटेट की कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो मतलब है कि इनके पास में एक ही डोनर एटम होगा या एक ही डोनर साइट होगा, ठीक है भाई। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स यूनिडेंटेट में जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं उसका लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इन न्यूट्रल लिगेंड्स में एक भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। उसी वजह से वो जो कॉलम था, जो चार्ज वाला कॉलम था, हम लोगों ने नेगेटिव लिगेंड्स के केस में देखा हुआ था, तो वो पार्ट मैंने उसको हटाया हुआ है क्योंकि इनमें चार्ज तो होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए खासतौर से इनमें से जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनकी नेमिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, किनमें से कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। अब ध्यान दीजिए भाई, नेम हो गया मिथाइल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन होता है, नाइट्रोजन के पास में एक डोनर एटम दिया हुआ है, लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है, डोनर एटम दिया हुआ है, ये हो गया, और लोन पेयर दिया हुआ है, तो ये डोनर साइड कितनी हो जाएगी भाई, एक ही डोनर साइड है ना भाई, यहाँ पर ये हो गया डोनर एटम, ठीक है भाई। लोन पेयर दिया हुआ है, एक लोन पेयर यहाँ से 2 करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। मिथाइल अमाइन यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर भी ये मिथाइल अमाइन ही रहेगा, तो चेंज नहीं होता है, ठीक है भाई। दूसरा दिया है आपका अमोनिया, इसका केमिकल फॉर्मूला NH3 होता है, एक डोनर्स एटम होता है, एक डोनर्स इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, डोनर एटम। यहाँ पे क्या हो गया भाई, अमोनिया की नेमिंग कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, इसको अमाइन बोलेंगे, अमाइन, अमाइन। एक अमाइडो वो बात अलग है, इमाइडो वो बात अलग है, ये अमाइन, इसमें डबल M रहेगा, एक ही M नहीं करना भाई, अमाइन में चले जाएं, डबल M रहेगा, जैसे अमोनिया में डबल M रहता है तो यहाँ पर भी आपका डबल M रहेगा और ये हो जाएगा अमाइन, डबल MINE, ये चीज़ दिमाग में रखें। और ये डोनर एटम का मतलब क्या होता है, ये डोनर एटम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके किसको, सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इन सभी लिगेंड्स में अगर कोई भी एटम जो कोऑर्डिनेट बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो ये आपका डोनर एटम ही आपका क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से हम स्पेसिफिकली ये पार्ट मेंशन कर देते हैं। वाटर में ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, डोनर एटम हो गया। हाँ, वाटर को क्या बोलेंगे भाई, एक्वा, एक्वागार्ड के बारे में सुना होगा, जैसे मिनरल वाटर आता है, आप लोगों ने ये रेलवे स्टेशन में देखा होगा, ठीक है भाई। तो ये क्या भाई, एक्वा लिखा होता है, एक्वा, ये एक्को, ये कॉमन है, एक्वा यूज कर लीजिए। एक्को तो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, एक्वा बहुत ही कॉमन है। बॉटल में, वाटर बॉटल में अगर आप देखें, ठीक है, तो ये लिखा रहता है, ठीक है भाई, एक्वा। तो आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जब H2O की नेमिंग करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्वा, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको नाइट्रोसिल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, इसको नाइट्रोसिल बोलेंगे, NO और नाइट्रोसिल। कार्बन मोनोऑक्साइड CO,
ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल, अपन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि CO जैसे होता है, CO को हम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जिसे बोलते हैं, ये कार्बोनिल हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑर्गेनिक में क्या हो जाता है, ये हो जाता है कार्बोनिल। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी हो जाता है ये कार्बोनिल। ठीक है भाई, तो हो गया भाई कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा भाई, कार्बोनिल। थायोकार्बोनिल क्या हो जाएगा, थायोकार्बोनिल सेम रहेगा। फास्फीन क्या रहेगा, फास्फीन तो आप लोगों ने ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा हुआ है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो वहाँ पर देखा हुआ है, इसकी केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो फास्फीन हो गया, और ये पी क्या हो गया भाई, डोनर एटम, ये फास्फीन सेम ही रहेगा। इसमें ये क्या ट्राइफिनाइल फास्फीन, ये भी सेम रहेगा। थायोरिया, थायो मतलब क्या कि यहाँ पर CO होता तो यूरिया हो जाता, इस ऑक्सीजन की जगह, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह अगर S आ जाएगा तो थायो में चला जाएगा, तो इसको ये थायोरिया हो गया, और ये थायोरिया सेम ही रहता है। pyridine हो गया, pyridine का सिंबल ये रहता है, ये पार्ट दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं C6H5 और ये N, ये लोन पेयर रहता है, तो इस फॉर्म में भी लिख करके आ जाता है, या इस फॉर्म में भी लिख करके आ जाएगा, तो इसको जब नेमिंग करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड्स जितने भी आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड्स में जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उसका लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। चलिए इसके बाद में अब हम बात कर देते हैं और भी पॉलीडेंटेट, जो अदर्स डाइडेंटेट में, ट्राइडेंटेट में जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है डाइडेंटेट लिगेंड्स। डाइडेंटेट लिगेंड्स में जो भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका डाइडेंटेट लिगेंड्स, और यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स जो आते हैं आपका हो गया इथाइलिन डाइमाइन। इसमें अगर आप देखें केमिकल फार्मूला दिया हुआ, इसमें एक भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया भाई। अब देखिए भाई, और ये इसमें कितने डोनर एटम हो गया, 2 डोनर एटम्स नाइट्रोजन के। इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर रखा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ट्रांसफर करेगा टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ट्रांसफर करेगा टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। इसकी नेमिंग सेम रहेगी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। नेक्स्ट एग्जांपल है 2,2 डाइपिरिडिल। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 pyridine, डाइपिरिडीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 pyridine जो है आप एक दूसरे से अटैच हैं, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम्स, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हो जाता है 2 नाइट्रोजन एटम्स। ये डाइपिरिडिल आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मेंशन करेंगे। अब देखिए भाई ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, हम लोगों ने नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में देखा था। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में एक भी आपका नेगेटिव लिगेंड्स नहीं है ना, तो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स में एक भी आपका नेगेटिव लिगेंड्स नहीं आता है। यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स अवेलेबल है। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में जो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है वो होता है आपका डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, और ये शॉर्ट फॉर्म डाइन, DIEN, शॉर्ट फॉर्म ये रहेगा। इसका केमिकल फार्मूला ये रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, तो मतलब 3 नाइट्रोजन हो जाएंगे जो आपकी डोनर साइड की तरह काम करेंगे, और इसका नेमिंग आपका सेम ही रहेगा, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। अब देखिए टेट्राडेंटेट में जो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स होता है तो ये हो गया आपका ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन, तो ये आपका ट्राइइन हो जाएगा। ये डाइइथाइलिन है तो डाइइन हो गया, और ट्राइइथाइलिन तो ट्राइइन हो गया। ठीक है भाई, इसका केमिकल फार्मूला ये दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो कितने टोटल नाइट्रोजन हो गया, और हर एक नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई, तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन दिए हैं, तो ये ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन, तो ये हो जाता है टेट्राडेंटेट, क्योंकि इनके पास में 4 डोनर साइड। ट्राइडेंटेस यहाँ पर 3 डोनर साइड, डाइडेंटेट 2 डोनर साइड। ये पार्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा। इनकी नेमिंग पार्ट यहाँ तो सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, तो ये पार्ट भी बहुत क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भाई जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स आपको न्यूट्रल लिगेंड्स आपको पढ़ने, तो वो सभी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए पॉजिटिव लिगेंड्स, जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला हुआ था कि मेनली जो लिगेंड्स आपको स्टडी करने हैं जो आपके सिलेबस में है, तो वो तो है आपके न्यूट्रल लिगेंड्स या तो आपका है नेगेटिव लिगेंड्स। उसका सारा का सारा लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत ही रेयर हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही कम कंपाउंड आपको देखने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेंगे। अब देखिए जो भी पॉसिबल पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पॉजिटिव लिगेंड्स में एक तो होता है आपका हाइड्रोजोनियम आयन, तो ये क्या हो गया NH2, और ये आपका हाइड्रोजन क्या होता है NH2 होता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजोनियम आयन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया है। खासतौर से अगर आप देखें तो एक और सा यूनिडेंटेट लिगेंड्स हो जाएगा।
क्योंकि एक ही पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स में केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डाइडेंटेट में क्या चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें देखें एक पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन रहेगा और इसका नेमिंग क्या रहेगा, हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजीनियम रहेगा, हाइड्रोजीनियम। ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट दिया है आपका नाइट्रोसोनियम आयन, तो इसका केमिकल फार्मूला NO+, 1 पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा आपका, इसके बाद में डोनर एटम और इसके बाद में नाइट्रोसोनियम, इसका नेमिंग रहेगा किसमें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। नाइट्रोसोनियम आयन यह NO2+, यहाँ पर N रहेगा और ये इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन को नाइट्रोनियम, इसको नाइट्रोसोनियम को नाइट्रोसोनियम, वही सेम रहेगा, और हाइड्रोजोनियम को हाइड्रोजीनियम। ये पार्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, केवल इतने ही पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। मेनली अगर आपने देखा होगा तो खास तौर से आपको न्यूट्रल लिगेंड्स से रिवाइज करने हैं और नेगेटिव लिगेंड्स पढ़ने हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और भी टाइप के लिगेंड्स, जैसे आपके हो गए एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हो गया, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स हो गया, चीलेटिंग लिगेंड्स हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगा। और फिर इन लिगेंड्स की स्टडी करने के बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं उसके पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।